अपना हाथ अपने सीने पर रखें। अब एक गहरा सांस लें। अपने सीने की हरकत को महसूस करें। अब सांस बाहर निकालें। फिर से अपने सीने की हरकत को महसूस करें जो आपने अभी किया। जब आप सांस अंदर लेते हैं इसे इनहेलेशन कहते हैं, और जब आप हवा बाहर निकालते हैं इसे एक्सहेलेशन कहते हैं, और ये दोनों ब्रीदिंग के बुनियादी हिस्से हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रीदिंग कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या तरीकाकार है। अब अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के 1 मिनट लें और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से देख लें। लेकिन आज की वीडियो में मैं फेफड़ों, डायफ्राम, पसलियों और इंटरकोस्टल मसल्स पर गौर करूंगी। तो ब्रीदिंग के होने के लिए दो अहम अवामिल होते हैं। एक है प्रेशर का फर्क। ये प्रेशर का फर्क क्या है? हम जानते हैं कि फ़ज़ा में एयर मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर डालते हैं जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और आम तौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मिकदार 760 मिलीमीटर Hg होती है। इसी तरह फेफड़ों के अंदर भी प्रेशर होता है जिसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। ये दोनों क्यों अहम हैं? आप जानते हैं कि हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर वाले हिस्से से कम प्रेशर वाले हिस्से की तरफ जाती है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर में फ़र्क चाहिए होता है ताकि हवा हरकत कर सके। और किसी तरह हमारे जिस्म के अंदर ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा तब्दील नहीं होता। यह आम तौर पर 750 मिलीमीटर Hg पर मुस्तकिल रहता है। हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर आने जाने के लिए फ़िज़ा के मुकाबले में प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है। ये प्रेशर का फ़र्क, ये प्रेशर ग्रेडियंट पट्टों के सुकड़ाव और फैलाव से बनता है। यहाँ कौन से मसल्स शामिल हैं? डायफ्राम और इंटरकोस्टल पट्टे। इंटरकोस्टल मसल्स पसलियों के दरमियान होते हैं। इंटर का मतलब है दरमियान और कोस्टल का ताल्लुक पसलियों से है, तो ये वो पट्टे हैं जो पसलियों के दरमियान होती हैं। इंटरकोस्टल पट्टों की दो अक़साम होती हैं, अंदरूनी और बैरूनी। तो ये पट्टे कैसे काम करते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मिलकर ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं। इसे समझने के लिए आइए फेफड़ों को ज़रा करीब से देखते हैं। यहाँ हमारे पास दोनों फेफड़े हैं। खाका थोड़ा सादा है, इसके लिए माजरत। इस वीडियो में हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फेफड़े हैं और ये डायफ्राम है, ये पसलियाँ हैं और ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो ब्रीदिंग का निज़ाम कैसे काम करता है? आराम की हालत में या ब्रीदिंग के 2 साइकिल्स के दरमियान एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के, यानी हवा ना फेफड़ों से बाहर जा सकती है और ना अंदर आ सकती है। तो किसी तरह ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाना ज़रूरी है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट इनहेलेशन के दौरान बनता है, और ये कैसे होता है? होता यह है कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को नर्व सिग्नल्स मिलते हैं दिमाग के इस हिस्से से जिसे मेड्यूला ऑब्लोनेटर कहते हैं। तो ये दिमाग का वो हिस्सा है जो गैर इरादी ब्रीदिंग के निज़ाम को काबू में रखता है। तो जैसे ही मेड्यूला ऑब्लोनेटर से नर्व सिग्नल्स मिलते हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल पट्टे सिकुड़ते हैं, और जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो वो नीचे की तरफ खिंचता है। डायफ्राम एक गुंबद नुमा पट्टा है, और जब ये सिकुड़ता है तो ये कुछ इस तरह हमवार हो जाता है। डायफ्राम के हमवार होने से थोरेसिक कैविटी भी नीचे की तरफ खिंचती है, और इससे फेफड़ों के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। यानी जैसे ही डायफ्राम सिकुड़ता है फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होता है? तो इंटरकोस्टल पट्टे भी सिकुड़ते हैं और ये पसलियों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये पसलियों के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और ये पसलियों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। इससे भी फेफड़ों के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। तो
मुकम्मल तौर पर इनहेलेशन के दौरान जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल पट्टे सिकुड़ते हैं तो फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जैसे ही फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के साथ क्या होता है? तो यहाँ हमारे पास फेफड़े हैं जो अब फैल चुके हैं, फेफड़ों के वॉल्यूम में इजाफा हो गया है। अब फेफड़ों के अंदर जो हवा है इसके पास ज़्यादा जगह है इधर उधर हरकत करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के पास भी ज़्यादा जगह है हरकत करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब वो एक दूसरे से इतनी बार टकराते नहीं जितनी बार पहले करते थे, यानी अब एयर प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। इनहेलेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब भी 760 मिलीमीटर Hg है, लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब मसलन 756 मिलीमीटर Hg हो गया है। यही प्रेशर ग्रेडियंट है। तो अब फ़ज़ा और फेफड़ों के दरमियान प्रेशर में फ़र्क है और प्रेशर ग्रेडियंट बनता है जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल पट्टे सिकुड़ते हैं और फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ता है। फेफड़ों के वॉल्यूम में इजाफे के साथ अब हवा फेफड़ों में दाखिल हो सकती है। तो ये सब कुछ इनहेलेशन के दौरान होता है। फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ता है जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और इसी वजह से हवा अंदर आती है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि फ़ज़ा का प्रेशर फेफड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है? तकरीबन इसका उलट होता है। एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम रिलैक्स करता है। डायफ्राम रिलैक्स करता है, ढीला होता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। इंटरकोस्टल पट्टे भी रिलैक्स करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। ये पसलियों को नीचे की तरफ ले आते हैं। जैसे ही ये होता है फेफड़ों का वॉल्यूम कम हो जाता है। फेफड़ों का वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही फेफड़ों का वॉल्यूम कम होता है अब ये कुछ इस तरह नजर आता है। जब फेफड़ों का वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो फेफड़ों के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास हरकत करने के लिए कम जगह रह जाती है। अब वो इधर उधर कम जगह में हरकत करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से ज़्यादा टकराते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं इसलिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब भी 760 मिलीमीटर Hg है, लेकिन अब फेफड़ों का प्रेशर बढ़ जाता है। इनहेलेशन के दौरान ये 756 मिलीमीटर Hg था, लेकिन अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। फ़र्ज़ करें 764 मिलीमीटर Hg। तो अब दोबारा प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, लेकिन इस बार फेफड़ों के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हवा फेफड़ों से बाहर फ़ज़ा में चली जाती है। तो एक्सहेलेशन के दौरान फेफड़ों का वॉल्यूम कम हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। अब पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिसका मतलब है कि हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और फ़िज़ा में खारिज हो जाती है। तो ये है ब्रीदिंग का निज़ाम। इसीलिए जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं जैसे पहाड़ों में तो हमें सांस लेने में मुश्किल महसूस होती है। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है एयर प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और इस तरह फेफड़ों का प्रेशर भी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्रीदिंग के लिए ग्रेडियंट बरकरार रखना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा गहरी सांसें और ज़्यादा बार लेनी पड़ती हैं ताकि जिस्म को इतनी ही ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए जब हम ज़्यादा बुलंदी पर होते हैं तो ब्रीदिंग मुश्किल लगती है, क्योंकि इस प्रेशर ग्रेडियंट को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इनहेलेशन एक एक्टिव अमल है, क्योंकि इसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल पट्टों का सिकुड़ाव शामिल होता है। ये एक्टिव अमल है क्योंकि पट्टों को सिकुड़ने के लिए ATP चाहिए होता है। तो इनहेलेशन एक एक्टिव अमल है।
एक्सलेशन ज्यादातर पट्टों के रिकॉइल से होती है। रिकॉइल यानी जब वो रिलैक्स होकर अपनी असल शक्ल में वापस आते हैं। पट्टों का रिकॉइल वापस आना ही फेफड़ों के वॉल्यूम को कम करता है, इसीलिए एक्सलेशन एक पैसिव अमल है। तो हम इनहेल करने के लिए तवानाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सहेल करने के लिए नहीं। यही एक्टिव पैसिव में फर्क है।